आज आप लोगों के साथ बात करने के लिए विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने श्रीनगर भेजा है और संदर्भ है कि श्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार के 9 जून को 11 वर्ष पूरे हुए हैं और जैसा हमको पता है कि 1947 से लेकर 2014 तक 67 सालों में अधिकतर समय कांग्रेस की सरकार रही। प्रदेशों में भी अधिक जगह पर कांग्रेस या उनके सहयोगी दलों की सरकारें रही, लेकिन 2014 एक ऐसा वर्ष है कि जब पिछले 67 साल की जो समस्याएं थी उनको हल करने के लिए और मोदी जी ने जो काम किए हैं, 11 वर्ष हो गए हैं, जितने काम हुए हैं उन सब का उल्लेख करना बहुत जरूरी है। तो इन 11 वर्षों के अंदर मोदी जी के संकल्प से और बहुत परिवर्तन हुए हैं। चूंकि वो जमीन से जुड़े हुए एक व्यक्ति, स्वयं गुजरात के अंदर वर्षों मुख्यमंत्री रहे और उससे पहले भी उन्होंने पार्टी के काम में वर्षों लगा करके पूरा जीवन तपस्या में लगा। एक एक छोटी छोटी बात को, बारीकी को संभालते हुए, ठीक करते हुए आगे बढ़े। चाहे वो व्यक्ति या एक परिवार यानी एक फैमिली और एक सिटीजन, उनकी अपनी चीजें हों, समस्याएं हों, व्यक्तिगत पर्सनल चीजें हों, फैमिली वाइज उनको कैसे खुशहाल बनाना है, प्रॉस्परस बनाना है, कैसे एक सोशल स्ट्रक्चर में सोसाइटी का, समाज का एक सोच बदलनी है, कैसे उसको सोचने के लिए देश हित में कैसे वो काम करे, ऐसे प्रयोग करने हैं। और फिर उसके बाद देश की समस्याएं, देश में विभिन्न प्रांतों की समस्याएं, इन सब समस्याओं को ध्यान में करते हुए एक एक चीज को बारीकी से विचार करके और बहुत काम किए हैं उल्लेखनीय, जिनका मैं थोड़ा जिक्र करूंगा। सब विषय रखना तो शायद समय लंबा लगेगा, लेकिन मोटी मोटी बात आपके सामने रखूंगा, फिर आपको अवसर होगा कुछ बातें आपको पूछनी हो पूछेंगे। देश में बहुत बड़ी अस्थिरता, देश की एकता में भी, यूनिटी ऑफ द कंट्री, इसमें भी कहीं ना कहीं छेद, ऐसे सारे विषय देखने को मिलते हैं। और मैं उसमें जम्मू कश्मीर के लोगों को मान के चलता हूं कि ये इस बात से अच्छी प्रकार से, भली भांति से जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का एक विशेष दर्जा, जो इस प्रदेश को देश के साथ अखंडता से जोड़ने में बाधा बना हुआ था, एक प्रावधान, उस प्रावधान को दूर करके इस स्टेट को, जम्मू कश्मीर को देश के साथ जोड़ने का काम बड़ा किया। देश भर में उसका एक बहुत बड़ा स्वागत हुआ है। तो इस सब विषयों को लेकर के जहां तक व्यक्ति का विषय है, परिवार का विषय है, तो उन्होंने हर व्यक्ति, उसका निर्माण, चाहे उसकी शिक्षा हो, चाहे उसका स्वास्थ्य हो, पढ़ाई में बहुत काम किए। शिक्षा के अंदर पीएम श्री स्कूल खोले, हायर एजुकेशन में यूनिवर्सिटीज बड़ी संख्या में बढ़ाई, प्रोफेशनल्स जितने भी कोर्सेज हैं, स्किलिंग के कोर्सेज हैं, स्टार्टअप्स के काम हैं, ताकि लोग अपना रोजगार आगे बढ़ा करके और देश में कैसे आर्थिक स्थिति को बढ़िया बनाया जाए, कैसे उद्योग को आगे बढ़ाया जाए और कैसे नए नए इनोवेशंस किए जाए। उन्होंने युवावस्था के लोगों को भी बहुत सा एक दिशा दिखाने का काम किया और बहुत उल्लेखनीय काम इसमें हुए हैं। जहां तक परिवार और व्यक्ति, उनकी गरीबी का विषय, उनकी आर्थिक स्थिति का विषय है, उसका भी पूरा ध्यान किया। रोजगार की बातें की, हर गरीब परिवार को मुफ्त में अन्न मिले। खास करके कोविड के दिनों में उन्होंने 81 करोड़ प्लस लोगों को और मुफ्त अन्न, ये जो देने का अन्न योजना जो बनाई, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसमें वो सारे लाभ लोगों को मिले ताकि उसके व्यवस्था जो उसकी वो चलती रहे। प्रधानमंत्री ने गरीब लोगों के घरों की चिंता भी की और पीएमएवाई में 4 करोड़ परिवारों को मकान दिया। मकान में केवल मकान से बात नहीं बनती, उस मकान के अंदर और जो आवश्यकताएं हैं, शौचालय हर घर के अंदर बनवाया, उस घर में पानी पहुंचाने के लिए नल लगवाए, उस घर में रसोई यानी किचन, उसके अंदर गैस सर्विस, गैस कनेक्शन दे करके और
हमारी जो घर की महिला उसको सुविधा हो, ईंधन न जलाना पड़े, अन्न तो दिया ही दिया, ऐसे सब विषय। और आखिर में तो ऐसा गरीब परिवार जिसका व्यक्ति बीमार हो जाता है, उसको इलाज की आवश्यकता होती है, तो आयुष्मान भारत के नाते से 5 करोड़ रुपया, 5 लाख रुपया हर परिवार को एक जीवन बीमा के नाते से जो सुविधा दी गई, वो पैसा उनको नहीं खर्च करना पड़ता। और यहीं तक नहीं, अभी तो परिवार के 70 साल से ऊपर की आयु का हर वृद्ध, उसको भी 5 लाख रुपए की अलग सुविधा ये दी गई है। एक बहुत बड़ा गरीबों की सहायता का ये सब काम किया गया है। व्यक्ति को सुरक्षा का कवरेज उसका बढ़े, तो बीमा सुरक्षा की भी कई योजनाएं ये उन्होंने बना करके दी हैं। इसी प्रकार व्यवसाय के नाते से, चाहे व्यापारी हैं, चाहे किसान हैं, अथवा कर्मचारी हैं, रिटायर्ड लोग हैं, उनके लिए भी बहुत सी योजनाएं बना के दी। किसानों के कल्याण के लिए पीएम किसान निधि, जो 6,000 रुपया हर किसान को हर वर्ष में ये मिलता है। कोई डिमांड नहीं थी, लेकिन किसान की आर्थिक स्थिति को देखते हुए, मजबूत किसान हो तो उसको बहुत बड़ा काम ये दिया है। 3.7 लाख करोड़ रुपया अब तक ही वितरित हुआ है, तो बहुत बड़ी राशि ये दी गई है। पीएम फसल बीमा योजना हो, अथवा किसान क्रेडिट कार्ड हो, मेगा फूड पार्क हो, खाद्य प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग के यूनिट्स हो, तिलहन दलहन एमएसपी पर किसान को आय पूरी हो, तो ऐसे बहुत से विषय उन्होंने एक एक करके सारे देश के लोगों को ध्यान आकर्षित किया। और आज भारत का किसान, जो कांग्रेस के समय में केवल एक नारा देते थे कि गरीब किसान है उसका कर्ज माफ करो और उसको ये करो वो करो, लेकिन कर्ज माफ की बजाय उनको अपने पैरों पर खड़ा करने का जो मुहिम चलाई है, वो बहुत बड़ा काम किया है। ऐसे महिलाओं के लिए नारी शक्ति को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए काम किए गए। खास करके इस प्रदेश में तो बहुत बड़ी चर्चा रही होगी। ये जो 3 तलाक की बात है, इसको समाप्त किया, और हमारी जो मुस्लिम बहनें हैं, वो मुस्लिम बहनों को एक बहुत बड़ा एक अभिशाप जो था उससे बाहर निकाला, उसको उनको मुक्त किया। महिलाओं को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के इसके अंतर्गत 33% का जो लोकसभा में और विधानसभाओं में आरक्षण का काम है, वो भी मोदी जी ने दिया। बहुत पुरानी ये मांग थी। हमारे यहाँ जेंडर रेशो, इस जेंडर रेशो में बहुत बड़ी तकलीफ ही आ गई थी कि महिलाओं की संख्या कम होती जा रही थी, तो उसमें जेंडर रेशो को कैसे ठीक किया जाए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चला करके, और बहुत बड़ा एक सामाजिक सुधार ये उन्होंने किया है। मध्यम वर्ग के लोगों का जीवन यापन कैसे सुखी हो, तो जो इनकम टैक्स की रिबेट है, जो कभी 3 लाख रुपया होती थी 2012-13 में, 13-14 में, उसको बढ़ाकर 12.5 लाख प्रति व्यक्ति ये इनकम टैक्स से छूट जो है शून्य आयकर के साथ उन्होंने किया है। यूपीआई के माध्यम से व्यापारियों को और व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए करोड़ों लोगों को, और इसका जो लाभ हुआ है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, यूपीआई कार्ड के माध्यम से इसको आगे बढ़ाया है। पीएम सूर्य घर बिजली योजना, ये हम जानते हैं कि कैसे गरीब परिवार को मुफ्त बिजली मिल सके। मुद्रा योजना के माध्यम से एक युवाओं को कैसे व्यवसाय करने के लिए पैसा मिल सके, ये भी उन्होंने किया है। तो जैसे मैंने बताया कि बहुत से ऐसे काम जो हुए हैं, उल्लेख करना बहुत एक बड़ा जो है ये विषय हो जाएगा। खिलाड़ियों के लिए उन्होंने काम किए, और उन्होंने विकास के नाते भी बहुत सी जो चीजें हैं वो सब की हैं। तो मैं इन सब में एक चीज आगे बढ़ाते हुए जिसकी मैं चर्चा करना चाहूंगा कि उन्होंने समाज में जो कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों को दूर करने के लिए और अभियान ऐसे ऐसे चलाए। खास करके मन की बात जो उनका एक मासिक कार्यक्रम होता है, उसके अंदर उन्होंने बहुत सा आह्वान किया, स्वच्छता का अभियान आह्वान किया। उन्होंने किस प्रकार से एक पर्यावरण को बचाने के लिए ये काम किया, पेड़ लगाने की बात उन्होंने कही, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात तो हुई है, और बच्चों को कैसे अपने जीवन यापन को अच्छा करने के लिए पढ़ाई के अंदर कैसे रुचि बढ़े, परीक्षा में चर्चा, यानी नए नए ऐसे विषय, इन विषयों को लेकर के समाज में जागरूकता पैदा करने का जो काम है वो किया है, ताकि समाज जो है वो बलशाली बने। और सबसे अधिक अगर बात मैं कह सकता हूं तो ये कि देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए उनके मन में जो विचार आए थे कि छोटी छोटी समस्याएं से लेकर के बड़े बड़े विषय,
जैसे हम देखते हैं नक्सलवाद, बहुत से ऐसे प्रदेश थे जिनके अंदर नक्सलवाद बहुत आगे बढ़ करके और हमारे देश को हानि पहुंचा रहा था, लोगों के जीवन यापन को दूर किया हुआ था, विकास होता नहीं था। एक पूरा जो गलियारा बंगाल से लेकर के और कर्नाटक तक देश के बीचों बीच एक नक्सलवाद का गलियारा, वहाँ शक्ति पैदा की, वहाँ विकास के काम किए, उन लोगों से बातचीत की, और जो आज 100 से ऊपर जिले नक्सलवाद से घिरे हुए थे, अब मात्र 6 जिले ऐसे हैं जहाँ थोड़ा बहुत नक्सलवाद है, उसको भी दूर किया जाएगा। जहाँ तक आतंकवाद की घटनाएं हैं, हम देखते हैं जम्मू कश्मीर उसमें सबसे ज्यादा प्रभावित प्रदेश रहा, पंजाब उसमें प्रभावित रहा। ऐसे जिन प्रदेशों में आतंकवाद था उसको भी समाप्त करने के लिए उन्होंने जितना भी काम किया, उसमें जम्मू कश्मीर के लोग अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। और अब तो आतंकवाद के विरोध में, यानी जो हमारा पड़ोसी देश जिस प्रकार से आतंकवादियों को और एक सपोर्ट करता था और जैसे उनको एक प्रकार से उकसाता था, और जो घटना हुई पहलगांव की, इस पहलगांव की घटना के बाद तो एक कठोर एक संकल्प लेकर के अब आतंकवाद नहीं पनपने देंगे, आतंकवाद समाप्त होकर के रहेगा। आतंकवादी हो या आतंकवाद को सपोर्ट करने वाले लोग हों, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और उसमें हमने देखा है कि ऑपरेशन सिंदूर किस प्रकार से, और एक शक्तिशाली भारत की जो हमारी ताकत है वो दुनिया को पता लगा दिखाया। आज आतंकवाद का जो खिलाफ हमने अपना संकल्प लिया है, मंसूबा किया, इसमें देश और दुनिया के भी बहुत देश वो हमारे साथ हैं। देश की जनता वो एकदम साथ खड़ी हुई है। और मैं तो बधाई देना चाहूंगा जम्मू कश्मीर के लोगों का भी कि पहली बार जम्मू कश्मीर के लोग बिना किसी भेदभाव के आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर के एक साथ खड़े हुए। इसके लिए मैं जम्मू कश्मीर की जनता को भी प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ। मित्रों, पीछे कांग्रेस ने इन सब विषयों में और अब भी बहुत लोगों ने कैसे समाज के अंदर एक दरार पैदा की जाए, हिंदू मुस्लिम के अंदर किस प्रकार से फूट डाली जाए, इसका प्रयत्न बहुत किया, लेकिन बहुत समझदारी से और मोदी जी की नीतियों से सारा समाज एकजुट होकर के खड़ा हुआ है। ये पहली बार हुआ है जम्मू कश्मीर में। इसके लिए भी बहुत एक मैं समझता हूँ कि जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया है आतंकवाद को। और जैसे ऑपरेशन सिंदूर में हमारी देश की सेनाओं ने किस मजबूती के साथ और कैसे दुश्मन के 9 आतंकवादी शिविरों को एक साथ 22 मिनट में धराशायी किया, और उस धराशायी होने के बाद आज उनको एक प्रकार से सबक मिला कि आगे अब भारतवर्ष के अंदर आतंकवाद का सपोर्ट करने के लिए कभी भी इधर आंख उठा के नहीं देखेंगे। बड़ा जो ये काम किया, पाकिस्तान को जिसकी ज्यादा तकलीफ हुई है वो इंडस वाटर ट्रीटी, इसको जो एविडेंस में रखा, इसको अभी सस्पेंड किया, तो इसका भी बहुत बड़ा एक नुकसान उस देश को होगा। और उसको अब गिड़गिड़ करने का जो एक विषय आया है, तो प्रधानमंत्री जी ने खुले रूप से कहा है कि आतंकवाद समाप्ति का एक विषय सुनिश्चित होने पर ही हम बातचीत करेंगे, वरना बातचीत नहीं करेंगे। और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि टेरर एंड टॉक एक साथ नहीं चलेंगे, टेरर एंड ट्रेड एक साथ नहीं चलेंगे, पानी और लहू एक साथ नहीं बहेंगे। एक संकल्प मोदी जी का, और जो बहुत खुला संदेश न केवल पड़ोसी देश को, दुनिया के सब देशों को भी ये मैसेज गया है। एक शक्तिशाली जो है भारतवर्ष के अंदर इस प्रकार का विषय आ रहा है। इसी प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका विकास, क्योंकि ये भी हम देखते हैं कि बहुत बड़ी मात्रा में हमारे यहाँ विकास हुआ है। गांव की सब सड़कें, लगभग 99% सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि विकास जो है वो प्रगति का एक रास्ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में हमारे शहरों में मेट्रो ये भी बहुत यानी स्पीड से आगे बढ़ी है। आज दुनिया का तीसरा देश हो गया है मेट्रो में, और 1000 किलोमीटर की मेट्रो का टारगेट हम पार कर चुके हैं। ऐसे ही नेशनल हाईवेज, 2 नेशनल हाईवेज हम देखते हैं कि मैं चूंकि अनुभव करता हूं, जब 2002 से लेकर 2010 तक मैं जम्मू से श्रीनगर आता था, 7 घंटे 8 घंटे लगते थे। अब 4 लेन बनने के बाद 4 घंटे का रास्ता रह गया होगा, 4.5 घंटे का। और जब से ये टनल बनी है तो उसमें कितना बड़ा सुविधा हुई है। तो ऐसे जितने भी मार्ग हैं, टनल्स हैं, और यहाँ तो अगर मैं रेलवे की बात छोड़ता हूँ तो शायद जम्मू कश्मीर के लोगों को जिसका अनुभव हुआ है
वो बात अधूरी रहेगी। वंदे भारत ट्रेन अब जो चली है उसमें यहाँ के लोगों को इतना आनंद आया है कि अभी अभी उनको जगह ही नहीं मिलती है कि वो अपने मनचाहे अतिथि को और वंदे भारत ट्रेन के अंदर सफर कर सके। ये फुल चलती है, पूरी कैपेसिटी पर चलती है। आगे चल करके इसका और लाभ होने वाला है। इस रेलवे लाइन के ऊपर सब तरह की रेलगाड़ियां, सब तरह के जो मालगाड़ियां वो भी चलेंगी। और यहाँ चूंकि हम फल और सब्जी के ऊपर निर्भर करते हैं, हमारे फल सब्जी बहुत बड़ी मात्रा के अंदर देश के बाकी प्रदेशों में जाती है। जो हम अपने ट्रकों से सेबों को भेजते थे और आजाद मार्केट मंडी उसके अंदर जाके खड़े रहते थे, अब उससे छुटकारा मिल जाएगा। कश्मीर का सेब सीधा देश के अन्य प्रांतों में रेलगाड़ियों से जा सकता है। कश्मीर के जितने भी फल और सब्जियां हैं अब उनको बीच में खड़े रहने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। तो इतना बड़ा व्यवसाय जम्मू कश्मीर का विषय आएगा। जहां तक मैं बात कर रहा था देश की एकता अखंडता की, उसमें धारा 370 का विषय हमको पता ही है कि 370 जो खत्म की गई है उससे अब सारे जम्मू कश्मीर के लोग भी और देश के लोग भी सब ये मानने लगे हैं कि अब हम एक हैं, हम भारतीय हैं। और इस देश का संबंध जैसे बाकी प्रदेशों का देश का संबंध है, इस प्रदेश का जो 1947 में कमी रह गई थी उस कमी को नरेंद्र मोदी जी ने और पूरा किया है। लोकप्रिय सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो सपना है वो उन्होंने पूरा किया है। मित्रों, देश में हवाई अड्डों की संख्या ये बढ़ी है। जहाँ 74 हवाई अड्डे थे आज 160 हवाई अड्डे हो गए हैं 10 साल के अंदर। गांव-गांव में ऑप्टिकल फाइबर, यानी आज हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, तो ऑप्टिकल फाइबर होने के नाते से देश के किसी भी कोने में व्यक्ति जाकर के मोबाइल का अपना उपयोग कर सकते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को रोजगार ये पर्याप्त मिला है। सुरक्षा में साइबर सिक्योरिटी, सुरक्षा की बात है। एक खतरा देश और दुनिया में टेक्नोलॉजी जब से बढ़ी है तब से साइबर अटैक्स या साइबर के अपराध ये बहुत होने लग गए हैं। उसमें भी बहुत बड़ा काम हुआ है और आज साइबर सिक्योरिटी ने एक प्रकार से ऐसे सब खतरों को दूर किया है। अगर मैं आपको जानकारी दूं तो अभी जो देश के अंदर जिस प्रकार की हलचल हुई है, ऐसे बहुत से साइबर के अटैक्स जो हैं वो हमारे टेक्नोलॉजी के ऊपर, विषयों के ऊपर, अगर मैं पावर डिपार्टमेंट की बात कहता हूं तो लगभग 2 लाख अटैक्स ऐसे करने की कोशिश की गई, लेकिन हमारे साइबर डिपार्टमेंट ने एक एक करके निरस्त किया और कोई नुकसान कहीं होने नहीं पाया है। तो देश का वैज्ञानिक वो अब इस स्थिति में आ गया है कि हम दुनिया में किसी प्रकार से उसको कम्पीट कर सकते हैं, चाहे हमारे हथियार हैं, चाहे हमारे वेपन्स और अलग से जितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एप्लायंसेस हैं जो युद्ध में काम आते हैं, अपने देश के लिए तो उपयोग करते ही करते हैं। आज देश से हम बाहर यानी एक्सपोर्ट भी करने लग गए हैं। हमारा एक्सपोर्ट डिफेंस का 2013 के बाद इस समय तक 34 गुना बढ़ गया है। तो डिफेंस का जो एक्सपोर्ट है उसको भी हमने बढ़ाया है। एंटी सैटेलाइट AS-80 जिसको हम कहते हैं, उनकी मिसाइलों का भी सफल परीक्षण हमने कर लिया है। इसी प्रकार मित्रों, इन सब चीजों को आगे बढ़ाते हुए तो इस प्रकार से विषयों को आगे बढ़ाते हुए कुछ आंकड़े जरूर मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, ताकि उसमें से अपने को ध्यान में आएगा कि हम कौन कौन सी चीजों में आगे बढ़ रहे हैं। कुछ बातें मैंने बताई हैं। आज अगर मैं मेडिकल कॉलेज की बात करता हूं तो देश में इस समय 2045 मेडिकल कॉलेज ये खुल चुके हैं, जो केवल मात्र 2013 में 1400 मेडिकल कॉलेज थे, तो 700 मेडिकल कॉलेज बढ़ाए गए हैं। और इसमें MBBS की और PG की जो सीटें हैं वो भी इसी हिसाब से आगे बढ़ी हैं, क्योंकि ये स्वास्थ्य की दृष्टि से एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जो मैंने आपको बताया है। इसी प्रकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम लोग दुनिया में 2014 के अंदर 142वें स्थान पर थे, और जो अब हमारी जो सुधार हुआ है उसके अंदर 63वें स्थान पर आ गए हैं, 63rd। अर्थात हम और 70 देशों को, 80 देशों को छोड़ करके और उनसे आगे बढ़ गए हैं। अभी देश में पुराने जो कानून थे
उन कानूनों में भी कई प्रकार की ऐसी कंट्रोवर्सीज और इस प्रकार के एक दूसरे के विरोध में थे। तो ऐसे पुराने कानूनों को खत्म करने के लिए 1500 ज्यादा पुराने कानून देश के अंदर ये खत्म किए गए हैं, ताकि लोगों को जो सुविधा काम करने की हो जाए। इसी प्रकार जो कंपनियों का पंजीकरण है वो भी, क्योंकि उद्योग अगर होता है तो नई कंपनियां सामने आती हैं। 1,80,000 से ज्यादा नई कंपनियां इनका पंजीकरण अभी हुआ है, ताकि लोग सुविधा से अपना जो कारोबार है वो कर सकें। निर्यात जो है पिछले एक वर्ष में $825 बिलियन, अभी इस $825 बिलियन के करोड़ बनेंगे तो मालूम नहीं कितने बनेंगे, लेकिन हिसाब आप लगा सकते हैं। $825 बिलियन बहुत बड़ी राशि होती है जिसका निर्यात किया गया है। पेटेंट्स, जो भारत में पेटेंट्स की संख्या 2014 में मात्र 6,000 थी, 5,978, और अब 2023-24 तक 17 गुना हो गई है, यानी 1,03,000 से ऊपर ऐसे पेटेंट्स हमारे जो प्रोडक्ट्स के ये बने हैं। तो पेटेंट्स का मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ नई चीजें, नए आविष्कार, और वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं, नए प्रोडक्ट बहुत बन रहे हैं, तो दुनिया के अंदर हमारी इस चीजों का उपयोग वो बढ़िया ढंग से होगा। जहां तक नेशनल हाईवे का विषय है, 2014-15 से अब तक 54,000 किलोमीटर का विस्तार हुआ है देश में। जो भी नेशनल हाईवे यानी राष्ट्रीय मार्गों का विस्तार, ये अपने आप में हमारे उद्योग को, हमारे व्यापार को, हमारी खुशहाली को ये दर्शाता है। उड़ान योजना जो शुरू की गई, जिसमें ऐसा एक वाक्य प्रयोग किया प्रधानमंत्री जी ने कि अब हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई यात्रा कर सकता है। तो ऐसे अभी तक 86 हवाई अड्डों से और 88 जगह पर ये उड़ानें ये शुरू की गई हैं, जो लगातार आगे बढ़ने की ओर हैं। 136 विश्व स्तरीय वंदे भारत ट्रेनों का संचालन, जिसमें एक अपनी ये कश्मीर से जो शुरू हुई है, ये भी उसके अंदर लिखी गई है। भारत के स्पेस में भी, स्पेस की इतनी जो टेक्नोलॉजी है, अब कैसे सुधारो, अभी स्पेस की वजह हो गया। तो स्पेस में भी 104 उपग्रह और इसी प्रकार से रॉकेट विक्रम एस लॉन्च करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है। डीबीटी, ये भी एक उल्लेखनीय विषय है कि जिसके अंदर डीबीटी का जो ट्रांसफर है, 44 लाख करोड़ ये ट्रांसफर हुए, और इसके अंदर बहुत सा जो भ्रष्टाचार, जो फर्जीवाड़ा, तो पहले पैसा ऊपर से चलता था, बीच में रह जाता था। कांग्रेस के टाइम पर एक समय के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम ₹1 ऊपर से भेजते हैं तो नीचे जाते जाते 15 पैसे रह जाते हैं, लेकिन अब डीबीटी के माध्यम से अगर ₹1 भेजते हैं तो सीधा ₹1 यानी 100 पैसे पहुंचते, 99 नहीं। और इसमें जो बचत हुई है, ये भी 3,48,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। इसमें से ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। 5G सेवा, 99% जिलों में 5G सेवा जो है वो भी इंटरनेट की पहुंच चुकी है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उल्लेखनीय काम है। 25 करोड़ इंटरनेट कनेक्शंस 14 में थे, अभी वो बढ़कर के 97 करोड़ प्लस ये हो गए हैं, यानी 97 करोड़ देश के लोग इंटरनेट कनेक्शन लेके बैठे हैं। तो कितनी बड़ी सुविधा इन 10 सालों में हुई है। हमने विरासत और विकास, देश की विरासत, इसको कैसे मजबूत रखा जाए, इसके अंदर बहुत से ऐसे यानी संत महापुरुषों की स्थान है, उनको सुरक्षित करना, उनको कैसे पुनर्निर्माण करना, लोगों की आस्था के केंद्र जो है उन पर कैसे आगे बढ़ना। जैसे जनजातीय गौरव दिवस, भगवान बिरसा मुंडा, उनका सम्मान करते हुए उनको भगवान का दर्जा देकर के आगे बढ़ाया। इसी प्रकार प्रसाद योजना में 1900 करोड़ रुपए का खर्च इसमें किया। 11 साल में 642 चोरी की गई कलाकृतियां जो विदेशों में थी वो वापस लाई गई है। ये बहुत बड़ा एक काम जो है हुआ है। जो 2013 तक भी पत्र किए गए तो 642, अब उस समय तक 13 ही कलाकृतियां वापस आई थी।
यानी 13 के मुकाबले में 10 साल में 642 क्रांतियां वापस आई है। पावर डिपार्टमेंट की भी बहुत सी उपलब्धियां हैं। जो हमारा पावर डिपार्टमेंट पावर डेफिसिट देश था, 4.5% पावर की हमारे यहाँ डेफिशिएंसी थी 2013 के अंदर। आज हम पावर सफिशिएंट हो गए हैं। आगे चल करके हमारे जितने प्रोजेक्ट्स और आगे बढ़ रहे हैं, खास करके जो अक्षय ऊर्जा यानी नॉन फॉसिल पावर, इसके कारण से हम पावर सरप्लस भी होने की स्थिति में आएंगे। तो हम अब पावर के नाते से बहुत आगे बढ़ गए हैं। हम जो हमारा टारगेट था नॉन फॉसिल पावर का 40% का हमने टारगेट रखा था, अब उसको बढ़कर के 48% पर आ गए हैं। बहुत जल्दी हम 50% को पार करेंगे नॉन फॉसिल, यानी थर्मल पावर कम करके हम सोलर और विंड पावर और हाइड्रो पावर इसको आगे बढ़ाने में लगे हैं। हाइड्रो पावर में जम्मू कश्मीर का बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ क्योंकि जैसे मैंने बताया चिनाब नदी है अथवा झेलम है, सिंधु है, इन सब के ऊपर पावर के प्रोजेक्ट पहले जो चल रहे हैं उनको मजबूत किया जा रहा है। और नए पावर प्रोजेक्ट भी खास करके जो इंडस वाटर ट्रीटी के कारण से, इसके अगेंस्ट में रखने के कारण से नया स्कोप जो बना है उस ओर भी आगे बढ़ रहे हैं। गंगा की सफाई के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम में जो आसपास की नदियां, उस पर भी 40,500 करोड़ रुपए लगा करके और उसको बहुत बड़ा काम किया गया है। इस प्रकार के जो आंकड़े मैंने इसलिए बताए हैं कि हमको थोड़ा सा ये ध्यान में आए कि जो काम सामान्य गति से 2013 तक चलते थे वो बहुत बड़ी गति से चलते हैं। और उसमें जो सबसे बड़ा विषय है कि देश की जनता को भरोसा हुआ है कि अब जो गति से काम चल रहा है ये और तेज गति से आगे कैसे काम हो सकता है। इसमें देश के हर नागरिक को देश को विकसित भारत बनाना है तो उसके लिए काम करना पड़ेगा। केवल एक नरेंद्र मोदी कर पाएंगे ऐसा नहीं है। देश का हर एक व्यक्ति, चाहे वो बड़े उद्योगपति हैं अथवा बड़े अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, आम जनता है, किसान है, मजदूर है, कोई भी नागरिक है, उन सब को विकसित भारत के अंदर अपने अपने एरिया पर अपनी भूमिका ये निभानी पड़ेगी। और उसके अंदर सबसे बड़ा योगदान यही हो सकता है कि व्यक्ति मन में ये धारणा करे कि जो मुझे करना है वो ठीक करना है, गलत काम नहीं करना है। और इसमें जम्मू कश्मीर के लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। और उसमें क्योंकि मैं पावर डिपार्टमेंट देखता हूँ तो उसी में से अंदाजा लगाता हूँ कि यहाँ पावर की चोरी बहुत होती थी। एक समय था कि यहाँ 60% एजेंसी लॉसेस थे, आज जो सुधर करके 32% हो गए हैं। तो मैंने कारण पूछा तो लोगों ने कहा कि यहाँ पर लोगों को आदत थी सीधा अपना नंगी तार से अपना कनेक्शन लगा लिया, कुंडी लगा ली और पावर लेते रहते थे। आज भी सब छोड़ गए हैं, सबने स्मार्ट मीटर लगवाने शुरू कर दिए हैं, आगे बढ़कर के लगवाने शुरू किए हैं। तो लाइन लॉसेस भी कम आ गए हैं, स्मार्ट मीटर भी बहुत लग रहे हैं, लाइन और हमारा जो घाटा है या बिजली का सरकारों को जो होता है वो भी कम होता नजर आ रहा है। ये प्रथा देश का समाज का हर व्यक्ति कि मुझे जो करना है ठीक करना, गलत नहीं करना है, ये भावना आती है तो विकसित भारत के अंदर उसको भी योगदान उसका सम्मिलित होगा, माना जाएगा। आज हम हमारी दिशा तो ठीक है, मोदी जी के पत्रों से, कार्यक्रमों से, योजनाओं से दिशा ठीक बन गई है, लेकिन उस दिशा के साथ साथ हमारी जो गति है वो भी हमको ठीक करनी पड़ेगी। और गति और दिशा ये दोनों जब सही होते हैं तभी काम ठीक होता है। नहीं तो दिशा अगर ठीक नहीं है, एक आदमी इधर काम कर रहा है दूसरा इधर कर रहा है तो नेट रिजल्ट जीरो हो जाता है। एक छोटी कहानी सुना करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। एक बार दो नौजवान पैदल चले, उस जमाने में पैदल का रास्ता करना होता था, गाँव में जाना था। कोई भी गाँव का नाम मान लो उनके दिमाग में रहा होगा तो गाँव जा रहे थे। और चलते चलते जब बहुत देर हो गई, गाँव उनको आया नहीं, सामने दिखा नहीं, तो एक बुजुर्ग खड़ा था, उसको पूछा कि बाबा ये जो गाँव है कब आएगा? तो उनका कि कब आएगा, ये तो ऊपर से नीचे उनको देखा, देख करके कहा कि देखो भाई मुझे लगता है तुम्हारे लिए इस जन्म में तो आएगा नहीं, अगले जन्म में आएगा ये गाँव। मतलब क्या कह रहे, हम समझे नहीं, समझाओ तो सही। देखो बड़ी सरल सी बात है कि जिस गांव तुम जाना चाहते हो, तुम पता नहीं चलते चलते तुम्हें किसी ने बताया नहीं, तुम्हें रास्ता भूल गए, क्या हुए, उस गांव को तुम पीछे छोड़ा है। और अब जिधर जा रहे हो तो जा करके धरती गोल है, पूरी धरती घूम करके फिर उस गांव में जाओ, तो इसका मतलब बहुत समय लग जाएगा। तो इसका मतलब कि उनकी दिशा ठीक नहीं थी, उनका दिशा ठीक करो, इधर जाओ पीछे। अब पीछे चल पड़े,
गाँव का भी पीछे छोड़ आए थे। थोड़ी दूर आगे जा करके अभी भी गाँव नहीं आया तो एक लोग और मिला, उन्होंने फिर पूछा कि बाबा गाँव कितनी देर में आएगा? तो चुप रहा। उन्होंने फिर पूछा, उन्होंने फिर उत्तर नहीं दिया। उन्होंने लगा कि इसको शायद सुनता नहीं होगा, थोड़ा ऊंचे करके पूछो, ऊंची आवाज में पूछा तो फिर पूछा तो फिर उत्तर नहीं दिया। तो उनको लगा कि इसको समझ नहीं होगी, बेसमझ आदमी क्या मथा मार रहे हैं, चलो देखते हैं। चल पड़े, चले तो एक 100 मीटर चले हमसे। इसमें ऐड किए कि पाकिस्तान इस पे लगातार धमकी दे रहा है कि अगर पानी बंद करोगे तो सांस बंद करेगा। जो कुछ उनको करना होगा वो करेंगे ही, लेकिन उनको उसका जवाब पहले मिल चुका है और उसी ताकत से उनको और जवाब मिलेगा जो कुछ करेंगे। आप जो कह रहे हैं कि एवियंस में IWP हमने डाला, थोड़ा विस्तार से बोलिए कि इसके आपने कहा कि स्कोप बढ़ गया, हमारा वाटर्स में काम करने का स्कोप बढ़ गया, थोड़ा आप डिटेल में देखिए कि क्या स्कोप बढ़ गया। देखिए, पहली बात तो ये थी कि पहले कोई भी हमको नया काम करना होता था उनसे परामर्श करना पड़ता था, उनकी सहमति के बिना हम नहीं कर सकते थे। यानी उदाहरण अगर मैं देता हूँ तो ये वुलर झील के नीचे एक नया प्रोजेक्ट था जो 1981 के अंदर जिसको कंसीव किया गया था, लेकिन उसमें उन्होंने परमिशन नहीं दी और उनकी सहमति नहीं बनी तो उसको उसी समय छोड़ना पड़ा था। लेकिन अब चूंकि उसकी आवश्यकता नहीं है, उस प्रोजेक्ट को दोबारा से हम शुरू करेंगे, जल्दी से उसकी DPR बनेगी, वहाँ प्रोजेक्ट बनेगा और हालांकि वो नेविगेशन के लिए सारा सिस्टम बनाया गया था, उसका जो जो उपयोग हम करेंगे, हमको उसकी आवश्यकता नहीं है। मिनिस्टर साहब, चाइना के कुछ एक्सपर्ट्स जो है उन्होंने इंडियन टेलीविजन पर चैनल्स पे आके कहा है कि चाइना ब्रह्मपुत्र के साथ वही कर सकता है क्योंकि चाइना और पाकिस्तान का अलायंस है, तो आप इस स्टेप को कैसे देखते हैं? जिन चीज़ों के बारे में आज हम ये स्ट्रेटजी के इशू होते हैं, नीति के विषय होते हैं, जिसके बारे में आज हमको नहीं करना, जब कुछ होगा तब देखेंगे। जी सर, आपने लिखा साइबर अटैक्स गवर्नमेंट वेबसाइट्स के ऊपर टारगेटेड हुए थे, जहाँ पे कि जो पावर जो ऐप है यहाँ पे वो भी डाउन, ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है कि एग्जैक्टली सर्कमस्टांसेस क्या थे कि वो डाउन कैसे हुई। दिस वाज लास्ट मंथ, तो आप थोड़ा उसमें बोल सकते हैं कि कोई एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन हुई है कमेटी फैमिली के ऊपर पता करने के कि वो ऐप बंद कैसे हुई और सोर्स कहाँ से था उसका? देखिए, उसमें कोई साइबर अटैक का विषय नहीं था। एक जगह पर एक प्रोजेक्ट की लाइन में ब्रेक आया था और उस लाइन की ब्रेक आने के बाद स्वाभाविक है कि पावर श्रीनगर तक उसकी आती थी तो बंद हुआ, 4-5 घंटे में उसको रिपेयर कर दिया गया था और उसको ठीक करा दिया गया था। ये शायद उड़ी के सेक्टर में कहीं एक लाइन डाउन हुई थी। नहीं, ऐप पर कोई अटैक नहीं था, वो तो फिजिकल कोई ना कोई या तो मिसाइल हुई होगी या कोई और अटैक हुआ होगा। उस लाइन का जैसे हमारी कॉलोनी है उड़ी में, उस उड़ी में भी कुछ चौंके इस प्रकार के शेलिंग तो हुई थी, उसमें 1-2 मकान भी टूटे थे, कुछ शीशे भी टूटे थे, सब रिपेयर हो गए, लाइन भी रिपेयर हो गई, उसको हमने सब ठीक कर दिया। उसका कोई साइबर अटैक से लेना नहीं। मैंने बताया ना पहले। मेरा एक सवाल है, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मकान बना के देंगे और अभी तक अगर देखा जाए तकरीबन कितने मकान बनाए गए हैं और किन लोगों तक वो पहुंचाई गई है जो लैंडलेस लोग हैं जिनके पास जमीन है? देखिए, उसमें 4 तरह की योजनाएं थी। देश भर में 4 करोड़ मकान बना के दिए गए हैं। उसी प्रकार की चारों योजनाएं जम्मू कश्मीर में भी दी गई थी। लेकिन जिनके पास जमीन नहीं है उनके लिए अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में कोई प्रोजेक्ट चाहे सरकार लेके आए चाहे कोई प्राइवेट पार्टी लेके आए, उसके अंदर वो मकान ले सकते हैं। अगर DLC एक उसके अंदर वो वर्टिकल है बेनिफिशियरी लेड स्कीम, तो उस स्कीम में तो जिसके पास जमीन होती है वही उसका लाभ ले सकता है। कुछ प्रदेशों ने जमीन अपनी ओर से उनको लेके दी है या प्रदेशों ने उनको अलॉट की है, उसके बाद उसका लाभ उन्होंने लिया है। अब यहाँ इस स्टेट में कितना उसका फायदा हुआ कितना नहीं, ये प्रदेश की सरकार के लोग बताएंगे। मैंने बताया यहाँ के सारे नंबर तो जम्मू कश्मीर की स्टेट का तो स्टेट गवर्नमेंट बताएगी। देश भर में बता सकता हूँ कि 4 करोड़ मकान दिए जा चुके हैं। जी, क्या होगा? जो टेररिज्म है उसको खत्म करने के लिए शाना पर शाना सबको चलना
जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो पॉलिटिकल राइट्स से महरूम, जैसे स्टेटहुड है या 370 की उसने बात की है और कहा कि अगर डायलॉग प्रोसेस पाकिस्तान के साथ होगा उसमें तीसरे का इंटरवेंशन नहीं होगा, लाइक यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। देखिए, ये बायलैटरल इशू है, आज का नहीं, बहुत पहले का स्टैंड है कि ये किसी और तीसरे का इशू भी नहीं है, ना पहले हमने स्वीकार किया ना आज हम स्वीकार करेंगे। ये भारत और पाकिस्तान के विषय की बात है और आज भारत और पाकिस्तान के लिए हम कहते हैं कि आप टेररिज्म ख़त्म करिए और टेररिज्म ख़त्म होगा तो तभी जाकर के बात का विषय चालू होगा। जैसा मोदी जी ने मैंने पहले पंक्तियाँ दोहराई हैं कि टॉक एंड टेरर दे वॉन्ट गो टुगेदर, ट्रेड एंड टेरर दे वॉन्ट गो टुगेदर, ब्लड एंड वाटर दे वॉन्ट फ्लो टुगेदर। यहाँ के लोगों के साथ यहाँ की गवर्नमेंट भी पॉलिटिकल राइट्स की बात कर रही है। पॉलिटिकल राइट्स जो देश भर में हैं, अब वही राइट्स यहाँ हैं, यहाँ के अलग राइट्स और देश के लोगों के अलग राइट्स, ये नहीं है। ये कभी बात उस समय थी जब 370 का पहले के विषय थे, बहुत तरह की चर्चाएं चली। आज देश के अंदर जैसे बाकी राज्य हैं, नागरिक हैं, देश का एक सम्मानित नागरिक जम्मू कश्मीर का व्यक्ति भी है।